वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज जो हम कोड पढ़ने वाले हैं दैट इज BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसकी एक क्लास मैंने आपको दी थी इससे पहले, उसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कराए थे जो कि प्रीवियस ईयर है। आज की क्लास में भी हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं जो आपने थंबनेल पर देखे भी होंगे। एक बात आपको याद रखना कि यहाँ पर जो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2, इसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चन वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं इन 2 क्लासेस से आपको 2 से 3 क्वेश्चन वहां देखने के लिए मिलेंगे। और 20 नंबर का यदि एक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन वहां पर आपको क्या मिल जाए, रिपीटेड देखने के लिए मिल जाए, इट मींस आप 60% तक स्कोर यहां पर कर पाएंगे। और इग्नू में आपको पता है 60% का मतलब होता है फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन की तैयारी के लिए कुछ ज्यादा इस समय करना नहीं पड़ता। केवल एक क्लास को आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। नोट्स भी इसके नहीं बनाने होते क्योंकि ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाती है। यदि आपको पेड नोट्स चाहिए तो आपको डिस्प्ले पर एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासरूम डिस्कोर्स। डिस्कोर्स को कई हिंदी में कई शब्द इसके लिए होता है। जैसे एक तो शब्द इसके लिए प्रवचन होता है, दूसरा शब्द इसके लिए होता है चर्चा, है ना, या फिर आप तीसरा शब्द इसके लिए कह सकते हैं कि क्लासरूम के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, उस सबको हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी एक ऑनलाइन क्लासरूम है, यहाँ पर एक टीचर बोल रहा है और बच्चे बाकी क्या हो रहे हैं, सुन रहे हैं। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो प्रोसेस होता है, जो प्रवचन चल रहे होते हैं, जो लेक्चर या फिर डिस्कशन चल रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। और पेपर में इसका क्वेश्चन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर कि क्या मेन फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक क्लासरूम डिस्कोर्स की। तो देखिए, क्लासरूम डिस्कोर्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन टीचर्स और आप क्या कह सकते हैं, स्टूडेंट्स। टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो भी क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासरूम डिस्कोर्स का नाम दे देते हैं। इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या इसके फीचर्स रहने वाले हैं। पहला फीचर है अनइक्वल पावर। आपको पता है क्लासरूम डिस्कर्स में जो रिलेशनशिप क्रिएट होती है टीचर और स्टूडेंट के बीच, वो क्या होती है, अनइक्वल पावर पर डिपेंड करती है। टीचर के पास पावर क्लासरूम में ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स के पास पावर कम होती है। यही कारण है कि कई बार टीचर क्लासरूम में डोमिनेटिंग हो जाता है, और ऐसा होना जरूरी भी है। जब तक टीचर के पास पावर नहीं होंगी, बच्चे उसकी बिल्कुल भी चीजें नहीं सुनेंगे। ये बात आपको याद रहेगी, ठीक है। आगे यदि आप देखें टर्न टेकिंग पैटर्न्स। टर्न टेकिंग पैटर्न्स का मतलब यह है कि जब क्लासरूम डिस्कोर्स स्टार्ट होता है तो इसमें क्या होता है, टीचर टिपिकली इनिशिएट्स अ टर्न बाय आस्किंग क्वेश्चन। और याद रखना, क्लासरूम डिस्कशन की शुरुआत किससे होती है, टीचर से। हमेशा आप देखना, जब भी क्लास स्टार्ट होगी टीचर से स्टार्ट होगी क्लास, और टीचर कोई ना कोई एक अच्छा टीचर कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ के आपसे क्या करता है, क्लास को स्टार्ट करता है। इट मींस टर्न टॉकिंग। यहाँ पर आप क्या है, टर्न टेकिंग पैटर्न। टर्न टेकिंग पैटर्न का मतलब यह है कि पहला टर्न जो लेता है, यहाँ पर कौन ले रहा होता है, सामान्यतः टीचर पहला टर्न ले रहा होता है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर? इतनी बात यदि आपको समझ में आई तो क्लासरूम डिस्कोर्स के नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चनिंग। याद रखना, क्लासरूम डिस्कोर्स का सबसे मेन कंपोनेंट होता है क्वेश्चनिंग। ये क्वेश्चनिंग की किसके द्वारा जाती है, इसे सेंट्रल फीचर भी कहा जाता है किसका, क्लासरूम डिस्कोर्स का। टीचर यूज क्वेश्चन, टीचर भी क्वेश्चन पूछता है, और कई बार स्टूडेंट भी क्या करते हैं, अपनी लर्निंग के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे हम क्वेरी कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं डाउट। लेकिन टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो किस पर्पस से पूछता है, लर्निंग के पर्पस से पूछता है। और इन सभी कंपोनेंट से मिलकर एक क्लासरूम डिस्कोर्स तैयार होता है, क्लासरूम लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार होता है। फिर आता है फोकस ऑन लर्निंग दोस्तों। फिर क्या आता है, फोकस ऑन लर्निंग। इट मींस क्लासरूम डिस्कोर्स का मेन मोटिव क्या होता है, क्लासरूम डिस्कोर्स का मेन मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होना, लर्निंग पर फोकस होना, लर्निंग को बेहतर बनाना, सीखने सिखाने को बेहतर बनाना, क्या कहलाता है आपका क्लासरूम डिस्कोर्स। यूज ऑफ स्पेसिफिक लैंग्वेज फंक्शंस। और याद रखना, क्लासरूम डिस्कोर्स में एक लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे बताया क्लासरूम जो डिस्कोर्स होता है इट इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन में एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ना, एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, एक एनकोडेड मैसेज की आवश्यकता पड़ती है। वो मैसेज क्या होता है आपका, लैंग्वेज के थ्रू ही एनकोड किया जाता है। लैंग्वेज इज अ मेन पार्ट ऑफ क्लासरूम डिस्कोर्स, या फिर आप कह सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू ही क्या होती हैं, क्लासरूम डिस्कोर्स की प्रक्रियाएं आगे चलती हैं। क्लियर दोस्तों? आगे यदि हम बढ़ें तो हम यहाँ पर देख पाएंगे अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन का मतलब क्या है, ऐसे बच्चे जिनके पास प्रिविलेज जो शब्द है इसका मतलब होता है दोस्तों सुविधा, और अंडर का मतलब यहाँ पर क्या है, कम। तो कम सुविधाएं वाले बच्चे जो है, जिनके पास सुविधाओं तक पहुंच नहीं है, उनकी लाइफ में कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम उनको क्या करनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं, उन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो समाज के दबे कुचले परिवारों से आते हैं, समाज के गरीब परिवारों से आते हैं, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, ऐसे बच्चों के साथ किस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं क्लासरूम में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में।
क्लियर दोस्तों। तो पहली समस्या जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है उनके, जैसे लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास एजुकेशन के लिए रिसोर्सेज नहीं होते हैं, किताबें नहीं होती, नोटबुक्स नहीं होती, बैग बस्ते, फीस नहीं होती, आप कह सकते हैं लंच बॉक्स तक आपको इन बच्चों के पास देखने के लिए नहीं मिलेगा। पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस स्कूल में जाते हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये सामान्यतः ऐसे स्कूल में जाते हैं जहां पर फ्री आपको देखना एजुकेशन मिल रही होगी। इट मीन्स वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा आप कह सकते हैं अच्छे लेवल का ना मिलकर इनको थोड़ा कम लेवल का मिलता है, कम स्तर का आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इनको प्रोवाइड किया जाता है। साथ साथ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, इसका मतलब यह है कि ये लोग फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। स्पेशली ये बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी आप कह सकते हैं फैमिली इनकम क्या होती है, इनकी जो फैमिली इनकम होती है ये पूरी फैमिली इनकम लगाकर भी अच्छे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते। तो इट मीन्स इनकी फैमिली इनकम कम होने के कारण इनकी एजुकेशन पर क्या पड़ता है, सीधा इफेक्ट देखा जा सकता है। इतनी कहानी समझ में आई आपको। चलिए, तो दैट इज एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स। फिर आपका आता है हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से आपके पॉइंट्स हैं, इनकी हम क्या करेंगे यहाँ पर बात करेंगे। हेल्थ में आप देखेंगे इनके अंदर आपको मेल न्यूट्रिशन दिखाई देगा। मेल न्यूट्रिशन मतलब आप कह सकते हैं कि इनका जो इम्यून सिस्टम होगा वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। ये बच्चे हो सकता है अपनी एज के अकॉर्डिंग अपना बॉडी स्ट्रक्चर शो ना कर पाए। कहने का मतलब ये कि हो सकता है 18-19 साल तक के भी हो जाएं और ये 18-19 साल के ना लगे। ठीक, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। इसके साथ साथ पुअर सैनिटेशन, साफ सफाई के मामले में भी ये हाई रिस्की रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बहुत सारी बीमारियां होने के खतरे रहते हैं। गंदी बस्तियों में सामान्यतः ये रहते हैं, हाइजीन की इन्हें नॉलेज नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती और यही कारण है बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाते हैं। लिमिटेड हेल्थ केयर, इन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी ना के बराबर मिलती हैं बिकॉज दे आर अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली। याद रखना, अगर वो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं इट मीन्स उनके पास बीमारियों से बचने के लिए अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज तक पहुंच भी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर अंडर प्रिविलेज्ड। कहानी समझ में आई या नहीं आई? आप कहेंगे बिल्कुल सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दे हैं इनके जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को क्या करने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं। आगे यदि हम बात करें तो आपको दिखाई देंगे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी इनके साथ होते हैं जो कि इनके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। दोस्तों साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ब्रेन रिलेटेड भी आप इन्हें क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ब्रेन रिलेटेड। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, ये लोग इतने दबे कुचले हो जाते हैं, आप कह सकते हैं इतनी कम सुविधाएं इनके पास होती हैं कि ये अपने आत्मसम्मान की बात ही नहीं कर पाते। ये अपने आप को बहुत लो सेल्फ एस्टीम का पर्सन समझते हैं। आइसोलेशन यानी अकेला रहना ये पसंद करते हैं। पावरलेसनेस का यूज करते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये अपने आप को पावरफुल मानते ही नहीं है। साथ साथ लो सेल्फ एस्टीम और अपने सम्मान को क्या करते हैं, ये कुछ खास नहीं मानते। ये लोग मानते हैं कि हमारा सम्मान सोसाइटी में है ही नहीं। साथ साथ मेंटल हेल्थ इशू, और इन बच्चों के साथ आपको मेंटल हेल्थ इशू देखने के लिए मिल सकता है, जैसे डिप्रेशन इन्हें हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं बिकॉज उन्हें बायकॉट किया जाता है सोसाइटी से। बार बार उन्हें क्या किया जाता है, सोसाइटी से बायकॉट किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ना दोस्तों। तो उम्मीद है ये अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको कैटेगरी वाइज समझा दी, एजुकेशन से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, सारी मैंने आपको यहाँ पर बताई। फिर आता है सोशल, समाज से रिलेटेड इनकी क्या क्या समस्या है। चाइल्ड लेबर, आप देखना सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर आपको अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों में से मिलेंगे जहां इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीजें देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि फैमिली इनकम कम होने के कारण घर के छोटे उम्र के बच्चे को भी क्या करना पड़ता है, नौकरी पर लगना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अगर एक ही क्लास में अमीर का बच्चा भी बैठा हो और इस गरीब का बच्चा भी बैठा हो, इट मीन्स हो सकता है कि स्कूल सिस्टम या टीचर इनके साथ क्या करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे। सोसाइटी तो करती ही करती है। साथ साथ वायलेंस और नेगलेक्ट इन्हें बार बार किया जाता है, इनके खिलाफ वायलेंस भी होता है, इनके साथ बुलिंग भी होती है, आप कह सकते हैं इन्हें दबाने की भी कोशिश की जाती है। एक तो पहले से ही क्या है, आप कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज्ड है, ऊपर से इनके ऊपर सोसाइटी क्या करती है, इन्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। साथ में कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है टेस्ट टाइप। आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको एक चीज तो यहाँ पर जरूर देखने के लिए मिलेगी, टेस्ट। और टेस्ट बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग पर्पस टेस्ट के होते हैं। सामान्यतः टेस्ट के कुछ पर्पस होते हैं, जैसे एक तो आपको पता है एबिलिटी चेक करना, पहला टेस्ट का पर्पस क्या होता है, एबिलिटी चेकिंग, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है इसका पर्पस, आप कह सकते हैं इवेल्युएटिंग नॉलेज, ठीक है, इवेल्युएशन ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं।
ये कुछ टेस्ट के क्या होते हैं, सामान्य पर्पस होते हैं। लेकिन पर्पस तो मैं आपको वैसे भी गिनवा दूंगा, आपको यहाँ पर जो समझना है वो समझना है टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें पर्पस के बेस पर, उद्देश्य के बेस पर टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बचपन से जानते आए हैं, कुछ होते हैं एफए टेस्ट, कुछ होते हैं एसए टेस्ट। ये आपको पता है वीकली टेस्ट की तरह हमसे लिए जाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये समेटिव असेसमेंट होते हैं जो कि SA1 और SA2 सेमेस्टर वाइज आपके होते हैं। क्लियर। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होते हैं, ये ऐसे टेस्ट होते हैं जो टीचर, जिनके माध्यम से हेल्प द टीचर आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट्स शुड बी स्ट्रगलिंग। यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमें ये पता चलता है कि बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है सीखने में, है ना, क्योंकि ये बार बार होते हैं। जैसे वीकली टेस्ट हो गया आपका, असाइनमेंट पेपर हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आपके आते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे क्विजेस हैं, ये भी क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। इससे हमें पता चलता है कि बच्चे का लर्निंग लेवल क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या पता चलता है, लर्निंग लेवल ऑफ द चाइल्ड, आप कह सकते हैं लर्निंग लेवल ऑफ चाइल्ड, बच्चे की किसका पता चलता है हमें, लर्निंग लेवल का। लेकिन समेटिव असेसमेंट ये बात करता है लर्निंग आउटकम्स की, यानी कि बच्चे ने पूरे सेशन में क्या सीखा, ये 6 महीने बाद के SA1 के मार्क्स से पता चल जाएगा कि वास्तव में उसने कुछ सीखा, क्या उसके बिहेवियर में वास्तव में चेंज आया, क्या वास्तव में उसकी लर्निंग हुई या नहीं। ये किससे पता चलेगा, समेटिव असेसमेंट से। फॉर्मेटिव असेसमेंट तो केवल और केवल इतना बताता है कि बच्चे की, आप कह सकते हैं लर्निंग में, या फिर आप कह सकते हैं उसके लर्निंग प्रोसेस में क्या क्या डिफिकल्टीज उसे फेस करनी पड़ रही हैं। क्लियर। चलिए अगर ऑन द एप्लीकेशन बेसिस पे बात करें तो टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, जो कि बच्चे की प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने का काम करते हैं। दोस्तों क्या करने का काम करते हैं, डायग्नोस करने का काम करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं फाइंडिंग द कॉजेज, जो कोशिश करते हैं कि हम उन कारणों की बात कर पाएं, उन कारणों को पहचान पाएं जो क्या हो, बच्चे की डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे के लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं, बच्चे के अंदर लर्निंग गैप्स को उत्पन्न कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ में बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो क्यों है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट बनाओ और उसमें हर तरीके के सवाल रखो मैथ के, प्लस माइनस आप कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं डिवाइड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इन सबके सवाल रख के और हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के बेसिक ऑपरेशन में उसे दिक्कत हो रही है, या उसको आप कह सकते हैं अलजेब्रा में दिक्कत है, तो उसका हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बना सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य ही केवल ये होता है, ये पहचानना होता है कि उसमें कहाँ उसकी लर्निंग में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, ये पहचानना इसका उद्देश्य माना जाता है। फिर आता है अचीवमेंट टेस्ट। इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि बच्चे ने अचीव क्या किया, है ना। इस टेस्ट के माध्यम से ये देखा जाता है कि जो हमने उसे सिखाया वो वास्तव में उसने सीखा या नहीं सीखा, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। क्लियर दोस्तों। चलिए एक आता है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये क्या करता है, प्रोफिशिएंसी जो आपका टेस्ट होता है ये असेस करता है, ये जांचता है स्टूडेंट्स की ओवरऑल एबिलिटी को कि कितना प्रोफिशिएंट हुआ। याद रखना ये टेस्ट सब्जेक्ट में ना लेकर ये सामान्यतः किस में होता है, या तो कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में होता है या फिर लैंग्वेज में, क्योंकि इनमें चाहिए होती है, आप देखना एप्लीकेशन, ये ऐसे सब्जेक्ट हो जाते हैं, लैंग्वेज और कंप्यूटर और इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह ये एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट हो जाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल हिस्ट्री भले दैनिक जीवन में काम आए ना आए, लेकिन अगर लैंग्वेज पे कमांड नहीं होगी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर पे अच्छी कमांड नहीं होगी तो आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेना हमें पड़ता है, हमें क्षमता को नापना पड़ता है कि क्या वास्तव में कंप्यूटर चलाने की क्षमता या लैंग्वेज को बोलने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर डेवलप हुई या नहीं हुई। समझ में आई कहानी। चलिए फिर आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये किसके लिए, पोटेंशियल फॉर सक्सेस इन अ पर्टिकुलर फील्ड। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एक पर्टिकुलर फील्ड में लिया जाता है। पर्टिकुलर फील्ड का मतलब क्या हो सकता है, से फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया कि आप स्पोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप वास्तव में स्पोर्ट्स फील्ड के लायक है या नहीं। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिवृत्ति, अभिवृत्ति या फिर आप कह सकते हैं सोच, है ना। किसी भी फील्ड को लेकर स्पेशली जो टेस्ट बनाया जाता है उसे एप्टीट्यूड टेस्ट का नाम दिया जाता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये दिस वर टाइप ऑफ टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिए। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर आता है दैट इज टीचिंग एंड लर्निंग। दोस्तों टीचिंग और लर्निंग ये जो होता है इसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, 100% पेपर में छपने वाला सवाल। अब मैं आपको बताता हूँ, पहली बात तो टीचिंग और लर्निंग होता क्या है। एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा होता है दैट इज टीचिंग, स्टूडेंट जो होते हैं क्या होते हैं, पढ़ रहे होते हैं दैट इज लर्निंग, और इन दोनों को मिलकर जो प्रोसेस बनता है दैट इज कॉल्ड TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसे क्या कहते हैं हम, TLP, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आप कह सकते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, इसके कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही बच्चे की लर्निंग को बेहतर करते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट होता है करिकुलम। याद रखना करिकुलम जिसे हम क्या कहते हैं, सामान्यतः पाठ्यक्रम भी कहते हैं। इसमें याद रखना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है क्या वो उसकी एज, नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये करिकुलम तय करता है, हमारा पाठ्यक्रम तय करता है।
क्लियर। फिर आता है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या होता है? लेसन प्लानिंग ये होता है जो टीचर करता है, हर चैप्टर को पढ़ाने से पहले वो पढ़ के जो आता है घर से प्लान करके आता है लेसन को कि कैसे बच्चे तक उसे डिलीवर करना है, बच्चे को सिखाना है, दैट इज कॉल्ड लेसन प्लानिंग। जैसे हम ये पीपीटी बना के ले गए हैं आपके लिए और आपको पढ़ा रहे हैं, इट मीन्स वी आर रेडी टू डिलीवर अवर लेसन, क्योंकि हमने इस लेसन को क्या कर रखा है, प्लान कर रखा है पहले से। जबकि करिकुलम तो आपको इग्नू ने ही प्रोवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, नीड्स हो गए, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम तो इग्नू ने दिया है, लेकिन लेसन प्लानिंग सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? टीचर के थ्रू की जाती है। क्लियर दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट एस्पेक्ट, क्या आता है आपका? टीचर से रिलेटेड जो जो एक्सपेक्ट आपके टीचर लर्निंग प्रोसेस में होंगे। सबसे पहला नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, टीचर के पास नॉलेज होनी चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे मेन बिंदु क्या होता है? धुरी होता है आपका टीचर। अगर टीचर नॉलेजेबल नहीं है तो आपको सिखा नहीं पाएगा अपने सब्जेक्ट में, अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो आपको चीज़ें नहीं सिखा पाएगा। साथ में क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है कि क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है दोस्तों, क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए आप बताइए, जहाँ पर बच्चा सेफ फील करे। और साथ साथ एक चीज़ यहाँ पर मिस कर ली, आप कह सकते हैं डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा क्या है दोस्तों? जरूरी है। क्या होना जरूरी है? डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। असेसमेंट, और बच्चे का असेसमेंट बहुत जरूरी है। असेसमेंट जिसे आप कहते हैं इवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, हालांकि असेसमेंट और इवैल्यूएशन बहुत बड़ी चीज हो जाते हैं। असेसमेंट में केवल आकलन किया जाता है, इवैल्यूएशन में हर एस्पेक्ट से असेसमेंट किया जाता है। तो आपको इतना डीप नहीं जाना, केवल इतना समझ लेना है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चे को जांचना बहुत जरूरी है कि जो हम उसे सिखा रहे हैं वो बच्चे तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। यदि पहुंच पा रहा है तो इट मीन्स असेसमेंट सही हुआ है और असेसमेंट से वास्तव में बच्चे ने क्या किया? प्रोग्रेस की है। और अगर वो प्रोग्रेस नहीं किया उसने, इट मीन्स हमें उसे फीडबैक देने की क्या है? आवश्यकता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। अब बच्चे से संबंधित कौन कौन से एस्पेक्ट है जो हमें टीचिंग लर्निंग में याद रखने हैं? बच्चे से संबंधित जो है, सबसे पहला मोटिवेशन। बच्चे के अंदर सीखने के लिए मोटिवेशन होना जरूरी है और क्लासरूम में वो एंगेज रहे। एंगेज का मतलब ये है कि क्लासरूम में मोटिवेटेड रहने के साथ साथ हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन अपना दिखाए। प्रायर नॉलेज और बैकग्राउंड याद रखना, हमें बच्चे की इस बात का जरूर याद रखना है कि हम जो उसे सिखा रहे हैं क्या वो उस बैकग्राउंड से आता भी है कि आसानी से सीख ले। अब फॉर एग्जांपल आप किसी झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे को मर्सिडीज के बारे में सिखाने की कोशिश करने लग जाएं तो एक ही बार में अगर उसने जीवन में मर्सिडीज नहीं देखी होगी तो वो नहीं समझ पाएगा चीज़ों को, उसे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए कहते हैं पहले बच्चे की प्रायर नॉलेज यानी जो उसका पूर्व ज्ञान है उसको भी ध्यान में रखो और बैकग्राउंड को भी ध्यान में रखो, तभी उसकी लर्निंग का फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाएंगे, उसके नीड के अकॉर्डिंग आप उसे पढ़ा पाएंगे। ठीक है। लर्निंग स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, विजुअल, ऑडिटरी या फिर आप कह सकते हैं काइनेस्थेटिक एड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं किया जा रहा। आप केवल किताबी कीड़ा बना के उसे पढ़ाए जा रहे हैं जिससे वो बोर हो रहा है, इट मीन्स वो क्या हो गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग वाली उसके लिए हो गई। तो लर्निंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्लासरूम में बना रहे, वो कहीं ना कहीं भटके ना। ठीक है। तो ये चीज़ है आपकी लर्नर से रिलेटेड जो कि एस्पेक्ट होते हैं लर्निंग के। एक होता है लर्निंग एनवायरनमेंट, ये भी बहुत जरूरी एस्पेक्ट है जिसमें हमें किस किस का ध्यान रखना है? क्लासरूम क्लाइमेट का ध्यान रखना है, रिसोर्स क्लासरूम में है या नहीं है, मटेरियल क्लासरूम में टीचिंग का है या नहीं है, और डिफरेंशिएशंस का भी हमें ध्यान रखना है। डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हर बच्चे की नीड उससे पूरी हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इंडिविजुअल नीड का हम ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए, ये वो एस्पेक्ट्स हैं जब हम किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। जब हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें? करिकुलम का, लेसन प्लानिंग का, नॉलेज का, क्लासरूम मैनेजमेंट के साथ साथ असेसमेंट का, मोटिवेशन, बच्चे की प्रायर नॉलेज, उसका बैकग्राउंड और लर्निंग स्टाइल, साथ साथ क्लासरूम का क्लाइमेट अच्छा हो, क्लासरूम में रिसोर्सेज हो, मटेरियल हो। डिफरेंशिएशन यानी कि हमें ये याद रखना है कि हर बच्चा एक नहीं होता, 5 उंगली बराबर नहीं होती, हमें हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। इतनी बात यदि आपको समझ में आई हो तो इस क्लास में जो मैंने आपको मेन कॉन्सेप्ट्स कराए हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करना, यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।